सरसों में राजस्थान नंबर 1 पे है, सबको पता होता है। बाजरा में राजस्थान फर्स्ट नंबर पे है। तिलहन में भी राजस्थान फर्स्ट नंबर पे है। मोटा अनाज राजस्थान फर्स्ट नंबर पे है। गंवार राजस्थान फर्स्ट नंबर पे है। मूंगफली में 2 दाने दूसरे नंबर पर है। चने के 3 कोने तो तीसरे नंबर पर है। दलहन चने की बनती है तो चने में भी 3 दाने तो राजस्थान में हो गया। और सोयाबीन में 3rd नंबर, तो इन चीजों में राजस्थान 3rd है, इसमें 2 है और इसमें फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, अब देश में कितना हिस्सा है इनका तो हम देखें तो देखो सरसों का 43.43, इतना तो हमारा राजस्थान का हिस्सा है, मतलब देश के कुल उत्पादन में। बाजरे का पूछा गया था सवाल, 41%, 41.34। तिलहन 23.61% है ना। मोटा अनाज का 14.21 हो जाएगा। गंवार बहुत ज्यादा होती है हमारे यहाँ पे, 88.80 है। ठीक है, मूंगफली हमारे यहाँ पे इंडिया का लगभग 20% होती है, 19.91। और चना हमारे यहाँ पे लगभग 17.39 होता है। और 13.76% हमारे यहाँ पे कुल दलहन होती है देश की। और 8.96% जो है ये सोयाबीन होती है। तो सोयाबीन काफी कम मात्रा में होती है, लेकिन 3rd नंबर पे हम लोग, है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे भी एक बार आप देख लीजिए, जैसे सरसों हो गया, इसमें राजस्थान कौन से नंबर, मतलब जहाँ पे तिलहन वाली चीजें है ना, वहां पे ना मतलब कि या तो राजस्थान पहले है या एमपी पहले है। तो देखो सरसों में अगर राजस्थान पहले हो गया तो एमपी दूसरे में हो गया। तिलहन में राजस्थान पहला हो गया तो एमपी दूसरा हो गया, है ना। और ऐसे ही हमने देखा मूंगफली में भी तेल निकलता है, तो ये गुजरात जो है फर्स्ट नंबर पे है इसमें, राजस्थान के बाद एमपी दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है। ठीक है, तो मूंगफली को आपको थोड़ा ठीक से ध्यान रखना है। बाकी तिलहन और सरसों में तो हमने देख लिया कि एमपी दूसरे पे है। और फिर आप देखिए दलहन में एमपी फर्स्ट नंबर पे आ जाता है। यहाँ चने में एमपी फर्स्ट पे, यहाँ भी एमपी फर्स्ट में है। सेकंड पे दलहन में महाराष्ट्र आता है। और सोयाबीन में फर्स्ट नंबर पे एमपी है, फिर महाराष्ट्र है, और 3rd पे राजस्थान है। तो ये तीनों में चना, दलहन और सोयाबीन, जो 3rd नंबर है उसमें अगर हम देखें राजस्थान 3rd है तो पहला दूसरा एमपी और महाराष्ट्र हो जाता है। बस एक ही मूंगफली में गुजरात फर्स्ट पे आ जाता है ना। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन राजस्थान दूसरे पे, इसमें तो राजस्थान अगर तीसरा है तो पहला एमपी और महाराष्ट्र होगा, ध्यान रखना। और राजस्थान जैसे पहला हो जाता है तो तिलहन में मध्य प्रदेश दूसरा हो जाता है। और बाकी तो आप एक बार पढ़ लेना, इसको अच्छे से याद हो जाएगा। और मुझे लगता है ज्यादातर चीजें याद होगी। हमसे यही पूछा जाएगा राजस्थान के बारे में, राजस्थान का कौन सा स्थान है, वो ध्यान रखना। अगर राजस्थान से पहले का पूछेगा तो हम देख लेंगे कि दलहन है तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पहले हो जाएंगे। राजस्थान तीसरा है तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पहले और दूसरे पे है। ठीक है, राजस्थान अगर पहला है और फसल तिलहन है तो दूसरे पे मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, बाकी चीजें तो याद करनी है। बाजरा में राजस्थान के बाद यूपी आता है। और मोटा अनाज में राजस्थान के बाद कर्नाटक आता है। ठीक है, और जो सरसों है उसमें 3rd नंबर पे यूपी है। बाजरे में 3rd नंबर पे गुजरात है। तिलहन में 3rd नंबर पे गुजरात है। और मोटा अनाज में 3rd नंबर पे यूपी है। और गंवार में गुजरात है 3rd नंबर पे। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। कृषि फसलों की हम बात कर सकते हैं तो अनाज, दलहन, खाद्यान्न, तिलहन, गन्ना, कपास, ग्वार, इनमें सबसे ज्यादा कौन सा होता है और सबसे कम कौन सा होता है, मतलब कि जो उत्पादकता है उनकी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा उत्पादकता किसकी होती है? सबसे ज्यादा उत्पादकता होती है गन्ने की, किलो के हिसाब से अगर हम बात करें प्रति हेक्टेयर। उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी होती है, तो इसके बाद में होती है खाद्यान्न की। गन्ना होता है सबसे पहले, फिर खाद्यान्न होता है, फिर खाद्यान्न के बाद में कौन सा होता है? दलहन होता है। फिर दलहन के बाद में कौन सा होता है? देखो खाद्यान्न में अनाज आ जाता है ना, तो गन्ना के बाद में अनाज की सबसे ज्यादा है, फिर खाद्यान्न है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे करेक्शन है। अनाज, फिर खाद्यान्न के बाद में दलहन, और दलहन के बाद में, चलो एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। सबसे ज्यादा जो हो रहा है गन्ना हो रहा है, उत्पादकता सबसे ज्यादा गन्ने की है। उसके बाद में अनाज, उसके बाद में खाद्यान्न आता है ना। उसके बाद में आता है तिलहन, और तिलहन के बाद में हमारा आता है दलहन, उत्पादकता के मामले में, है ना। और दलहन के बाद में क्या आएगा? दलहन के बाद में आएगा गंवार, और गंवार के बाद में आएगा कपास, की कपास में बहुत कम वजन होता है तो किलो के हिसाब से कम पड़ जाएगी, है उस दालों का क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता की। ठीक है, लेकिन इसके पहले एक बात और थी कि जो कृषि बजट है हमारा वो 2022-23 में प्रस्तुत किया गया था,
पहली बार, और किस नाम से किया गया था कि समृद्ध किसान और खुशहाल राजस्थान, ये हमें याद रखना है। उसके बाद में हम देखते हैं फल सब्जी और मसाले। अभी इनका कुछ मात्रा दे रखी है कि कौन सा कितनी मात्रा में होता है और कितने हेक्टेयर में ये मतलब बोया जाता है, लेकिन उस वो याद करना मतलब बहुत मुश्किल है, और वो मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा। तो आप एक बार बस मोटा मोटा आइडिया ये रख लीजिए कि हमारे जो सबसे ज्यादा एरिया है, जैसे कि 13,64,822 के लगभग है ये, तो सबसे ज्यादा एरिया में मसाले होते हैं, उससे कम फिर हमारी सब्जियां उगाते हैं हम, मतलब क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं मैं, और फिर उसके बाद में हमारा नंबर आता है किसका, फलों का। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं उत्पादन की, ठीक है, तो उत्पादन में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे सब्जियां होती है। देखो 28,60,484 मेट्रिक टन होती है ना। जबकि हम फिर देखते हैं जो मसाले हैं वो कितने होते हैं, 14,69,559, और ये फल कितने होते हैं, 13,84,606। तो मतलब सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे अगर उत्पादन की बात करें तो सब्जियां हो रही है। देखो सबसे पहले तो हम लिखते हैं क्षेत्रफल के आधार पे, है ना। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा क्या था, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में हमने क्या उगाया था, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में हमने उगाए थे मसाले, उससे कम पे हमने उगाई थी सब्जियां, और उससे कम पे हमने उगाए थे फल। ये तो क्षेत्रफल की बात हो गई। और क्षेत्रफल के बाद हम उत्पादन की अगर बात करें, उत्पादन की बात करें तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे उत्पादन क्या होता है, सबसे ज्यादा अगर हमारे यहाँ मेट्रिक टन के हिसाब से हम लोग बात करें तो सब्जियां, फिर मसाले सेकंड पे चले जाते हैं, और फिर आते हैं हमारे फल। और उत्पादकता की अगर हम बात करें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, प्रति किग्रा प्रति हेक्टेयर है, तो उत्पादकता किसकी सबसे ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा उत्पादकता होती है फलों की, उससे कम मसालों की, ये सब्जियों की सॉरी, और उससे कम होती है फिर मसालों की। तो ये आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, इसमें ज्यादा अंदर नहीं जाना है। मुझे नहीं लगता इसके बाहर कुछ पूछेंगे वो लोग। तो हमारे यहाँ पे जो डेटा ज्यादातर हमें याद करने थे वो यहाँ खत्म हो जाते हैं। उसके बाद में अब हमें थोड़ी कुछ स्कीम्स देखनी है, कुछ सरकार ने क्या क्या करा है इन चीजों के लिए वो देखना है, तो अब पढ़ने में थोड़ा मजा आएगा। अब तक जो चैप्टर था उसमें रटना बहुत था। अभी देखते हैं किसानों के लिए एकीकृत सहायता प्रणाली। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे बीजों के बारे में बात करेंगे, मृदा के बारे में बात करेंगे, ऋण के बारे में बात करेंगे, बीमा के बारे में बात करेंगे, तकनीकी की क्या क्या यहाँ पे प्रशिक्षण कैसे दिया जाता है उन पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बीजों पे। अब बीजों से रिलेटेड हमारे यहाँ पे मुख्य रूप से कितनी संस्थाएं हैं, दो। कौन कौन सी, एक तो RSSCL और दूसरी RSSOCL। तो ये तो है अपनी राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड, जो हमारे यहाँ पे गुणवत्ता युक्त जो बीज होते हैं उनके उत्पादन करती है, खरीद करती है, उनकी प्रोसेसिंग करती है, सप्लाई करती है, उनके लिए क्या है, एक नोडल एजेंसी है राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड। और दूसरी है हमारे यहाँ पे राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणन सर्टिफिकेट, जो ये बीज वगैरह होते हैं उनको क्या करती है, सर्टिफाइड करती है ना। तो ये प्रमाणन एजेंसी है, तो RSSOC है। उसके बाद में हम देखते हैं योजनाएं कौन कौन सी चल रही है हमारे यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना की। योजना तो 2017 से ही चल रही है, और 2017 में ये 3 जलवायु खंडों में, कृषि जलवायु खंडों में चली थी। उसमें था हमारा कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर। ठीक है, 2018-19 से सभी पूरे राज्य में लागू हो गई है, तो अभी 3 में नहीं रह गई है, अब सब जिलों में हो गई है 18-19 से ही। और इसमें क्या है कि 10 वर्ष से कम अवधि तक की पुरानी किस्मों का बीज उत्पादन किया जाता है। जैसे गेहूं हो गया, जो चना, ज्वार, सोयाबीन, सरसों, मूंग, मूंग उड़द की 10 वर्ष से कम अवधि तक की पुरानी किस्मों का बीज उत्पादन किया जाता है। और कृषकों द्वारा स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म के बीज निर्माण को बढ़ावा देने का इसका उद्देश्य है कि जो कृषक है वो स्वयं की खेती में ही अच्छी किस्म के बीजों का निर्माण कर सके। ठीक है, तो बीज स्वावलंबन योजना है ये, मतलब बीजों के लिए स्वावलंबी बनाने की। ठीक है, 10 वर्ष से कम अवधि तक की पुरानी किस्मों का बीज उत्पादन किया जाता है। अब देखो बीज स्वावलंबन जो योजना है उसमें क्या है, बजट में क्या करा गया है, इसके लिए बजट में कहा है कि अगर गुणवत्ता बीज उत्पादन कर रहे हैं तो आपको 90% अनुदान दिया जाएगा। मतलब कि आप
आपको गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन करने हेतु 90% अनुदान पर 70 क्विंटल बीज उपलब्ध कराया जाएगा। बीज उत्पादन हेतु 70,000 क्विंटल बीज उपलब्ध कराया जाएगा। डेचा बीज मणिकट वितरण, आपको निःशुल्क बीज जो है वितरण किए जाएंगे। डेचा बीज मणिकट के 50,000। क्षारीय लवणीय भूमि सुधार की उर्वरता बढ़ाने के लिए है ना। उसके अलावा 5,000 कृषकों को नेपियर घास निःशुल्क वितरण की जाएगी। नेपियर घास क्या था, हरे चारे की उपलब्धता बढ़ाती है ये। 5,000 कृषकों को ये दिया जाएगा। नैनो यूरिया और जो नैनो डीएपी है उसको बढ़ावा देने हेतु 1,00,000 हेक्टेयर क्षेत्र में इसके छिड़काव प्रदर्शनों के लिए 50% का अनुदान दिया जाएगा। डीएपी के छिड़काव के लिए 1,00,000 हेक्टेयर में अगर आप छिड़काव करते हैं तो 50% का अनुदान उसके लिए है ना। और पश्चिमी राजस्थान में औषधीय पौधों की खेतों को बढ़ावा देने के लिए 1,000 जो किसान है उनको ईसबगोल, अश्वगंधा, सफेद मूसली और एलोवेरा आदि के उन्नत बीज उपलब्ध करवाएंगे। तो आप किस किस के, ईसबगोल हो गया, अश्वगंधा हो गया, सफेद मूसली हो गया और एलोवेरा हो गया। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद में आता है किसानों को निःशुल्क बीज वितरण। विभिन्न फसलों की नवीन किस्मों की लोकप्रियता हेतु 2025-26 की खरीफ और रबी सीजन के दौरान नई किस्मों के कुल 31.50 लाख बीज में निकट वितरित किए गए। 31 लाख बीज वितरित किए गए थे 2025-26 में, और आगामी वर्ष में भी बीज वितरित किए जाने थे। किसके कितने बीज से मिनीकट में जो वितरित करने हैं तो वो उन्होंने बजट 2026-27 में बताया। तो मूंग के तो 5 लाख और मोट के 1 लाख और ज्वार बाजरा और बरसीम के 1 लाख जो है कृषकों को मिनीकट बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। उर्वरक और मृदा स्वास्थ्य की हम लोग बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे मृदा स्वास्थ्य कार्ड 4.15 लाख मृदा कार्ड जारी किए गए, और जो सर्वेक्षण हुआ है वो मतलब जो नमूने एकत्रित किए गए 4.79 लाख मृदा के नमूने एकत्रित किए गए। ठीक है, तो इसमें हमारी गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना है। इसमें तो इसमें क्या है, 50 किसानों को 10,000 तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी प्रत्येक ब्लॉक में। प्रत्येक ब्लॉक में 50 किसानों को 10,000 तक की वित्तीय सहायता, आपको ये याद रखना है। और जैविक उर्वरक है तो मतलब रासायनिक उर्वरकों को कम करना इसका उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, और इससे हम क्या करेंगे, हम वर्मी कंपोस्ट जो खाद है उसका उत्पादन करेंगे अपशिष्ट से। ठीक है, तो 50 किसान प्रत्येक ब्लॉक में 50 किसानों को 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता। अगला है कृषि क्लिनिक की स्थापना। तो जैसे क्लिनिक होते हैं हमारी हेल्थ की देखने के लिए, ऐसे कृषि के लिए भी क्लिनिक बनाए गए। यहाँ पे आप मृदा परीक्षण, फसल संबंधी जानकारी वगैरह ले सकते हैं। ये क्लिनिक सभी जिला मुख्यालय पे खोले जाएंगे, और 2024-25 में 20 खोले जा चुके थे, और 2025-26 तक 13 अतिरिक्त क्लिनिकों की स्थापना प्रगति पे है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं नमो ड्रोन दीदी और सोलर दीदी, लखपति दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी एवं पशु सखी वाली ये जो चीजें है, इनका नोडल विभाग ग्रामीण विकास विभाग ही है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं नमो ड्रोन दीदी की। तो ये कृषि और कल्याण मंत्रालय जो है हमारा, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, उसकी पहल है। इसमें क्या करेंगे, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है मुख्यतः उसमें महिलाएं जो होती है उनको ड्रोन से लेस किया जाएगा, और जो नैनो यूरिया और जो कीटनाशक है उनका छिड़काव करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, केंद्र सरकार जो है ड्रोन की लागत का 80% देगी। तो केंद्र सरकार कितना दे रही है, 80% तक, या 8 लाख रुपए देगी, है ना। शेष जो 20% बचता है उसको जो ये स्वयं सहायता समूह होते हैं इनको उस पर 3% का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, और एक AIF होता है, कृषि वित्त पोषण सुविधा, तो इससे वो लोग ऋण ले सकते हैं 3% अनुदान के साथ। ठीक है, इसके अलावा भारत सरकार ने कहा है कि 1,070 ड्रोन और परिवहन वाहनों की अगर खरीद करते हैं तो ऋण पर 3% अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, भारत सरकार द्वारा 1,070 ड्रोन की परिवहन वाहनों की खरीद के लिए ऋण पर 3% ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। महिलाओं को कृषि में ड्रोन के उपयोग संबंधी 15 दिन की इसमें ट्रेनिंग है। और कहाँ से शुरू की गई है ये स्कीम, नमो ड्रोन दीदी? तो नमो भाई कहाँ रहते थे, कोटा में रहते थे, तो कोटा से शुरू की गई है। ठीक है, इसके बाद में मार्च 2024 में कोटा में आयोजित प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन लोकार्पण एवं हस्तांतरण समारोह का आयोजन किया गया, और इसमें 104 महिला स्वयं सहायता समूह को खेती हेतु ड्रोन वितरित किए गए हैं। तो ये तो नहीं पूछा जाएगा, बस ये कोटा से शुरू हुई है। तो 104 महिलाओं को यहाँ पे ड्रोन वितरित किए गए थे, तो ये तो नहीं पूछा जाएगा। और इस योजना में क्या है, क्रियान्वयन के लिए 5 जोनों में बांटकर 5 कंपनियों को ये दायित्व सौंपा गया है। ठीक है, इसके बाद में देखो 30 जिलों के 46 ब्लॉक्स में 50 ड्रोन वितरित की उपलब्धि है इसकी। 30 जिलों में 46 ब्लॉक्स में 50 ड्रोन वितरित किए जा चुके हैं, और दिसंबर 2025 तक 12,500 एकड़ कृषि भूमि पर कार्य पूर्ण हो चुका है।
अब राज्य बजट में भी कुछ बात की गई है कि जो नमो ड्रोन दीदी योजना है और कस्टम हायरिंग सेंटर्स पर उपलब्ध ड्रोन के माध्यम से आगामी वर्ष में 1 लाख हेक्टर में जो है नैनो यूरिया नैनो डीएपी के छिड़काव हेतु 2500 प्रति हेक्टर अनुदान राशि दिए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, 1 लाख हेक्टर में मतलब कि ये लोग छिड़काव करेंगे और 2500 प्रति हेक्टर अनुदान राशि भी इनको दी जाएगी अगर ऐसा होता है तो मतलब बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। आपको बस यही ध्यान रखना है, नमो ड्रोन दीदी जो है उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है महिलाओं का, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार कितना देगी? 80% देगी, 8 लाख रुपए देगी। शेष का जो 20% लागत है उसमें से सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो जो एआईएफ होता है हमारा एग्रीकल्चर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होता है उसमें से आपको 3% अनुदान दिया जाएगा, उसमें से आप ऋण ले सकते हैं। और भारत सरकार ने कहा कि अगर 1070 ड्रोन आप लेते हैं तो आपको क्या दिया जाएगा? 3% का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। 15 दिन की इसमें ट्रेनिंग दी जाती है और कोटा से ये शुरू हुई है। बस इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब ये बजट वाली बात है फिर तो कि 2025-26 में 2500 प्रति हेक्टर अनुदान राशि दिए जाएंगे अगर आप 1 लाख हेक्टर में नैनो यूरिया और डीएपी का छिड़काव करते हैं तो। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं लखपति दीदी की। तो लखपति दीदी जो है ये भी ग्रामीण विकास मंत्रालय की है और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक पहल है, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इसमें क्या है, इसमें जो दीदी होती है वो स्वयं सहायता समूह की सदस्यता होती है जिनकी वार्षिक आय होती है 1 लाख रुपए या उससे अधिक होती है। ठीक है, और लखपति मास्टर ट्रेनर के द्वारा लखपति कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को प्रशिक्षित किया गया है। तो ये कुछ डेटा दे रखे हैं पर मुझे नहीं लगता ये डेटा इतना यहाँ पे पूछा जाएगा। बस इसमें ये पूछा जा सकता है आपसे कि व्यक्तिगत उद्यम हेतु 5 लाख तक का ऋण अवधि 5 वर्ष, 5 लाख तक का ऋण आपको 5 वर्ष तक दिया जाएगा, मतलब 1 लाख 1 साल में। तो फिर देखिए बजट 2026-27 में क्या गया, मेरा वित्तीय समावेशन में अब तक 16 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक संबल एवं रोजगार हेतु जिला स्तर पर रूरल वुमन बीपीओ भी स्थापित किए गए इसमें। और इस योजना में ये भी है कि ऋण सीमा जो है 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर देंगे 2026-27 के बजट में। कितनी कर रहे हैं अभी? कितना है? 1 लाख है, 5 साल तक देना है और अभी इसको 1 लाख से बढ़ा करके 1.5 लाख करने की योजना चल रही है। ठीक है, तो इसमें देखो ये वाली इंफॉर्मेशन थी, मुझे नहीं लगता याद करनी चाहिए, बिना काम की लग रही है, लेकिन फिर भी आप इसको देख सकते हैं। देखो इसमें लिखा गया है कि 796 लखपति मास्टर ट्रेनरों द्वारा 24,907 लखपति कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को प्रशिक्षित किया गया है। अभी इतना थोड़ी ना पूछेगा यार, फिर ऐसे तो हर कोई डाटा अपन याद करने बैठ गए तो मतलब याद नहीं कर पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा पूछा जाएगा। 19.90 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है जिनमें से कुल 12 लाख महिलाएं 12.98 लाख महिलाएं लखपति दीदी की श्रेणी में शामिल। तो इन्होंने 20 लाख के आसपास महिलाओं को ट्रेन किया था और उसमें से 13 लाख के आसपास महिलाएं जो लखपति दीदी में शामिल हो गई है। ठीक है, 796 मास्टर ट्रेनर लगाए गए थे और 24,907 लखपति कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को प्रशिक्षित किया गया था। इन्होंने किया था 796 के आसपास लोगों ने। मुझे नहीं लगता ये मतलब इतना है। बाकी अब देखिए कृषि सखी, ये भी वही कृषि ग्रामीण विकास एवं कृषि कल्याण मंत्रालय की प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाली योजना है और इसमें क्या है 50,000 कृषि सखियों को प्रशिक्षित किया जाएगा और इसमें भी वही स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को खेती संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ये सब प्रशिक्षण वाली चीज है। ठीक है, अब इसमें यह है कि अभी 36,787 स्वयं सहायता समूह कृषि सखी के रूप में कार्यरत है। तो आप ये तो याद कर सकते हैं, एक ही आंकड़ा है कि 36,787 अभी कृषि सखी के रूप में कार्यरत है और वर्तमान में इसका प्रथम चरण राजस्थान सहित 12 राज्यों में संचालित है। अब मैं तो कहूंगा ये भी डेटा चेंज होता रहेगा तो ये भी नहीं पूछा जाएगा। बस अब ये ध्यान रखना वर्तमान में कितने जिलों में चल रहा है, कितने राज्यों में चल रहा है? 12 राज्यों में। इसके बाद में बैंक सखी 2016 से चल रहा है। विश्व बैंक और आजीविका इस पे चला रहे हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। और स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों को बैंकिंग प्रतिनिधि बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ये क्या करती है? ये जो है बैंकों में खाते खोलती है, जमा करती है, नगद निकालती है, मतलब बैंकिंग वाले कार्य करती है बैंक सखी जो होती है। और कुल 7104 महिलाएं डिजिटल सखी के रूप में और 6053 महिलाएं बिजनेस कोरेस्पोंडेंट सखी के रूप में कार्यरत है। तो ये नहीं पूछा जाएगा, मतलब इतना नहीं जाएगा। वो ये पूछ सकता है आपसे कि बैंक सखी क्या है और क्या करती है, कब शुरू हुई थी योजना। पशु सखी योजना के बारे में लोग बात करते हैं। तो पशु सखियों की बात करें तो
37,369 पंचायत समूह पशु सखी के रूप में कार्य करता है। ये भी 37,000 ऊपर वाली 36,000 थी। क्या 36,000 क्या थी? कृषि सखी थी। और पशु सखी की हम बात करें तो पशु सखी 37,369 है। ये नहीं पूछा जाएगा मेरे हिसाब से। और इसमें क्या है, इसमें ये स्वास्थ्य पशुधन उत्पादन विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त तभी करता है। इनके प्रचलन तो पशुपालन विभाग राजस्थान ने ये हेल्प योजना शुरू करी है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, वर्तमान में 11 राज्यों में ये वाली चालू है। 11 राज्यों में पशु सखी है और कृषि सखी है 12 राज्यों में। तो उसमें 36,787 के आसपास कृषि सखी है और यहाँ पे कितनी है, 37,369 के आसपास पशु सखी है। डेटा नहीं पूछे जाने चाहिए, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना पशु सखी 37,369, क्योंकि आरपीएससी यार कई बार अपनी हद पार कर देती है। तो देखो कैसे कैसे रिजल्ट आते हैं कि मतलब योग्य ही नहीं मिले, इतनी वैकेंसी थी सारी खाली हो गई है ना। तो ऐसे नहीं पूछना चाहिए ना। आप ऐसे पूछने को तो आंकड़ों की कमी थोड़ी, पर हम वो याद करेंगे जो काम किया है। सोलर दीदी है राजस्थान सरकार की पहल है। और 2025-26 में 25,000 सोलर दीदियों के सृजन के लक्ष्य के विरुद्ध दिसंबर 2025 तक 25,000 सोलर दीदियों की पहचान की गई है अभी तक। और सृजन के लक्ष्य के विरुद्ध दिसंबर 2025 तक 25,000 सोलर दीदियों की पहचान कर ली गई है। ठीक है, सोलर दीदी हो गया। तो यहाँ तक हो गया। अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं ऋण के ऊपर। ठीक है, तो कृषि ऋण जो है यहाँ पे हमारे कृषि ऋण का संस्थागत विकास हुआ है। सहकारी साख समितियां हमारे यहाँ पे त्रिस्तरीय है। तो त्रिस्तरीय में हम देखते हैं सबसे पहले तो राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, ये जयपुर में है। दूसरा हमारे आता है ये केंद्रीय सहकारी बैंक, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। और एक पैक्स होती है जो ग्राम लेवल पे होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो अपना राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड था ये जयपुर में है। और 14 अक्टूबर को ये 1953 में स्थापित किया गया था। और ये क्या करते हैं, अल्पकालिक सहकारी साख का योजनाबद्ध विस्तार करते हैं। सहकारी बैंकों का राजस्थान में शीर्ष बैंक है ये। ठीक है, अल्पकालिक का ध्यान रखना। फिर दूसरा हमारा केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट में होते हैं और इन्हें जिला सहकारी बैंक भी बोलते हैं। शहरी जनता की बैंकिंग सुविधा हेतु ये 1995 में गठित किए गए थे। ये कब, 1953 में। ये कब, 1995 में। ठीक है, और कितना देते हैं, 3 से 5 साल के लिए ऋण देते हैं। और राजस्थान में कितने हैं, 29 है। ठीक है, राजस्थान में जिले कितने हैं, 41 है। लेकिन ये कहाँ पे है, ये 29 ही है अभी तक, है ना। अब देखो ये डेटा दे रखा है, पर ये मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा, क्योंकि याद इतने डेटा नहीं कर सकते ना। आपको 29 याद रह जाए और 3 से 5 साल याद रह जाए, यही ठीक है, बड़ी बात है। लेकिन फिर भी अब क्या करें, यहाँ लिखा है तो पढ़ सकते हैं कि 393 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इन्होंने 5 करोड़ के ऋण वितरण किए हैं। ये इतना सा ध्यान रखना, 5 करोड़ के ऋण वितरण कर दिए इन्होंने। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं पैक्स वाले। तो पैक्स में कितना है, 9086 है पैक्स की संख्या। ठीक है, और ये कृषकों को अल्पकालिक सहकारी ऋण दिलवाने हेतु कार्य करती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। 14 अक्टूबर भी डेट ध्यान रखना। कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड जो है उसकी स्थापना कब हुई थी। अगला हम देखते हैं कि राजस्थान में जो सबसे पहले सहकारी आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1904 में अजमेर से हुई थी। तो इसका परिणाम भी क्या था कि हमारे यहाँ पे जो सहकारी समिति बनी थी पहली वाली, तो वो कहाँ पे बनी थी, वो देखिए अजमेर में ही बनी थी, बिनाए में, 1905 में। ठीक है, और डीग का जो भरतपुर है वहां पे 1904 में फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक बनाया गया था। ठीक है, तो ये इतनी सारी बातें आपको ध्यान रहेगी, क्योंकि 4 में आंदोलन हुआ, 5 में बन गई सहकारी समिति और अजमेर में बनी थी। अजमेर के कहाँ पे, भिनाए में। तो ध्यान रखना है, भिनाए अजमेर में है। ठीक है, और डीग भरतपुर में पहला कोऑपरेटिव बैंक बना था। इसके बाद में हम देखते हैं राज्य में हमारे यहाँ पे जो कुल पंजीकृत सहकारी समितियां है वो कितनी है। कुल पंजीकृत सहकारी समिति है 42,858 और सहकारी संघ है 23 और दुग्ध संघ है हमारे यहाँ पे 24। ठीक है, और ये उपभोक्ता थोक दुकानें 38 है। और प्राथमिक टैक्स के बारे में हम पढ़े ही थे कि 9086 है। और 285 हमारे यहाँ पे ये फल और फल सब्जी और सामान्य सहकारी विपणन समितियां हैं। ठीक है, इतने डेटा पूछे नहीं जाएंगे। दुग्ध संघ का जरूर ध्यान रख लेना, 24 है। और ये पैक्स कितने हैं ये भी थोड़ा ध्यान रखना, 9086। बाकी इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लो कि 42,858, 23, 24, 38 की थोक दुकानें हैं और 285 फल सब्जी सहकारी विपणन समितियां हैं। मोटा मोटा एक बार देख लेते हैं तो क्या हमारी मेमोरी में रह जाता है, कभी कभार अगर ऐसे क्वेश्चन आए भी इधर उधर से तो हो जाए। वर्ष 2025-26 तक समितियों के गठन को अनुमति, तो देखिए पैक्स कितने बनाने हैं, 1432 बनाने हैं। इनकी अनुमति दिसंबर तक 2025-26 में दी गई थी। और वृहत आदिवासी बहुउद्देश्य समितियां भी बन रही है, लैंप्स नाम होगा इनका, और 288 बनाई जाएगी ये लैंप्स। ये ध्यान रख लेना, थोड़ा अलग सा दिख रहा है इसलिए पूछा जा सकता है कि वृहद आदिवासी बहुउद्देश्य समितियां।
उसके बाद में 32 महिला बहुउद्देशीय समितियां बनाई जाएगी, महिलाओं के लिए 32, आदिवासियों के लिए 288, महिलाओं के लिए 32 और पैक्स 1432। ये ध्यान रखना, ये 1432 है, ये 32 है, ये 288 है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में हम देखते हैं राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक। तो राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक कब बना था? 1957 में, ठीक है। और इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? जो सहकारी बैंक राजस्थान का बना था वो कब बना था? 14 अक्टूबर 1953 को, 14 अक्टूबर 1953 को जो जयपुर में था। और ये जयपुर में एक भूमि विकास बैंक बना है। ये क्या करते हैं? ये दीर्घकालिक ऋण देते हैं, ये अल्पकालिक देते थे, ये दीर्घकालिक ऋण देते हैं और 5 से 15 वर्ष तक के ऋण देते हैं ये। और इसमें जो भूमि मालिक होते हैं सभी भूमि मालिक सदस्य बनने और अपनी भूमि को गिरवी रखकर उधार लेने के पात्र होते हैं इसमें, है ना। और भूमि विकास बैंक कितने हैं? 36 है। और हमारे पास ये कितने थे? पैक्स हो गए, केंद्रीय सहकारी बैंक होंगे, और राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड हो गया। और ये सहकारी भूमि विकास बैंक थे, है ना। और ये 36 है। दुग्ध संघ हमारे पास 24 थे, ध्यान रखना। और 23 क्या थे हमारे पास? सहकारी संघ थे हमारे पास 23। और उपभोक्ता थोक दुकानें कितनी थी हमारे पास? 38 थी। और पैक्स कितने थे हमारे पास? 90 86 थे। और कुल पंजीकृत सरकारी समिति सहकारी समितियां कितनी है? 42,858। ठीक है। सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध हेतु संस्था 1990 में जयपुर में स्थापित की गई थी, सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध हेतु संस्था। अगला है सहकार सदस्यता अभियान, 2 से 22 अक्टूबर के बीच में चला था, 2 से 22 अक्टूबर के बीच में चला था सहकार सदस्यता अभियान। 8500 पैक्स स्तर पर शिविर आयोजित। सहकारी समितियों के 8.90 लाख से अधिक सदस्य बनाए गए। सहकारी सदस्यता अभियान चला था, ये अक्टूबर में चला था, है ना, 2 से 22 अक्टूबर के बीच में चला था, ध्यान रखना, 2025 में। और इसमें जो सहकारी समितियों के मतलब 8.90 लाख सदस्य बनाए गए थे। हालांकि उम्मीद ये थी कि जो है 7.34 लाख सदस्य हमें बनाने हैं, लेकिन उससे भी हमने कहीं ज्यादा सदस्य बना लिए, 21.25%, मतलब ज्यादा सदस्य बना लिए थे हमने। बनाने कितने थे? 8.90, बने कितने? 7.34। ये डेटा नहीं पूछा जाएगा, बट फिर ये हम देख सकते हैं कि जो सदस्यता शिविर चलाया गया था उसमें काफी ज्यादा लोग सदस्य बन गए थे। उसके बाद में सहकारी से रिलेटेड कुछ स्कीम से वो देख लेते हैं। एक तो 0% ब्याज दर पर अल्पकालिक कृषि ऋण दिया जाएगा। ये 2012-13 में शुरू हुई थी कि फसली ऋण निर्धारित करते समय सीमा में अगर कोई किसान चुका देता है तो उसको सब्सिडी दी जाएगी। अल्पकालिक कृषि ऋण दिया जाएगा। आगामी वर्ष 35 लाख से अधिक किसान साथियों को 25,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण की घोषणा। तो ये डेटा नहीं पूछा जाए, ये वाला डेटा पूछना मुझे नहीं लगता इतना पूछा जाएगा। सबसे ये पूछा जाएगा कब शुरू हुई थी और मतलब फसली ऋण निर्धारित समय सीमा में चुकाने वाले किसानों के लिए सब्सिडी दी जाती है। देखो ये मतलब इसमें प्री और मेंस दोनों का है, तो प्रीलिम्स के हिसाब से मुझे नहीं लगता इसमें से कोई क्वेश्चन बनेगा। ये 2012-13 में शुरू हुई थी, बस इतना ध्यान रखना। और इसमें सब्सिडी दी जाती है अगर आप टाइम से चुका देते हैं तो। उसके बाद में राजस्थान ग्रामीण आजीविका ऋण योजना, इसमें क्या है? जो ग्रामीण कारीगर होते हैं, गैर कृषि गतिविधियों से आजीविका चलाने वाले परिवार होते हैं, लघु एवं सीमांत कृषकों के परिवार जो होते हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, मतलब सबको करता है ये, लघु और सीमांत को, गैर कृषि गतिविधि और ग्रामीण कारीगरों को, और इसके माध्यम से ऋण देता है ये ना। तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका ऋण योजना गाँव में मतलब आजीविका के साधन सृजन करने के लिए। इसके बाद सहकारी किसान कल्याण योजना है। किसानों को इसमें क्या है? कृषि और संबंध कृषि परियोजना हेतु ऋण सुविधा प्रदान करता है। इसमें अधिकतम ऋण कितना है? 10 लाख तक दिया जा सकता है किसान कल्याण योजना में। और ऋण वितरण राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय सहकारी बैंकों एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों की शाखाओं के माध्यम से दिया जाता है, पैक्स के माध्यम से दिया जाता है। कितना? 10 लाख। तो ये आपको ध्यान रखना है। कृषि उपज गिरवी ऋण योजना है। इसमें है कृषि उपज को गिरवी रख करके आप जो है 3% ब्याज दर पर ऋण ले सकते हैं। ये भी व्यवस्था की गई है कृषि उपज गिरवी ऋण योजना। यही है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जिसका काफी लोग आजकल फायदा ले रहे हैं। अल्पकालिक ऋण होता है और इसमें देखिए 21.63 लाख किसानों को जारी किया गया था और 43 लाख अभी भी सक्रिय है। 63 लाख को मतलब 61 लाख को दिया गया और 43 अभी भी सक्रिय है, ध्यान रखना। अगला है कृषि अवसंरचना निधि, AIF बनाया है हमने, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो इसमें क्या है? 1 लाख करोड़ की कृषि अवसंरचना निधि की घोषणा की गई है। 1 लाख करोड़, ठीक है, 1 लाख करोड़ का ये फंड है। और इसमें क्या है? नोडल विभाग सहकारिता विभाग को बनाया गया AIF का, ये ध्यान रखना, सहकारिता विभाग इसका नोडल विभाग है। और इसमें यह 2 करोड़ तक के ऋण पर 3% ब्याज सहायता, अगर कोई 2 करोड़ का ऋण लेता है तो उसको 3% का ब्याज सहायता में दिया जाएगा, मतलब कि AIF के तहत, अगर वो कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करता है तो। AIF को मल्टी सर्विस सेंटर योजना के रूप में पैक्स से जोड़ा गया है। तो बस यही ध्यान रखना है इसमें।
कि 2 करोड़ तक के ऋण पर 3% ब्याज सहायता। 1 लाख करोड़ का फंड है। 15 मई 2020 को योजना शुरू हुई थी। तो 15 मई को आप कैसे याद करोगे? OET, OET, OET। ठीक है, ईंट से क्या बनाओगे आप? ईंट से आपको वो बनाना है, कुछ संरचना बनानी है किसी के लिए। ठीक है, अगला महिला सहकारिता। ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु बजट आवंटन स्वयं सहायता समूह के नेतृत्वकर्ताओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु 15 लाख का प्रावधान किया गया है महिला सहकारिता के तहत। और इसके तहत 1035 राज्यों का महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। तो 15 लाख रुपए किसको दे रहे हैं? इनको दे रहा है, महिला सहकारिता के लिए, ताकि महिलाओं, ग्रामीण महिलाएं हैं उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा सके। तो 15 लाख का इनके लिए फंड बनाया। इसके बाद महिला विकास ऋण योजना। इस योजना के तहत भूमि विकास बैंकों द्वारा ऋण दिया जा रहा है। हाँ, महिला विकास ऋण योजना। इस योजना के तहत भूमि विकास बैंकों द्वारा ऋण दिया जा रहा है। यह ऋण कृषि भूमि की सुरक्षा के बिना, मतलब आपको कृषि भूमि रखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करेगा, 2 व्यक्ति से आपको गारंटी लेनी है और आप ये किसी गैर कृषि उद्देश्यों के लिए ले सकते हो, डेयरी व्यवसाय के लिए ले सकते हो। और कितना ऋण दिया जाएगा? वो 50,000 रुपए तक का ऋण बिना दिया जाएगा, बिना कोलेटरल के रखे हुए ना। तो ये काफी अच्छी स्कीम है महिलाओं के लिए। और एक है स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना। इसमें क्या होता है, आपको 50,000 रुपए तक का ऋण दिया जाएगा 5 साल की अवधि तक के लिए। लेकिन उसके लिए आप क्या करो कि गैर कृषि गतिविधियों हेतु आप ले सकते हैं इसको ना। और राष्ट्रीय बैंक द्वारा प्रायोजित होता है ये स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना। ये भी काफी अच्छी योजना है। इसके बाद में राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना है। गोपाल क्रेडिट कार्ड, तो गोपाल से आप समझ सकते हो कि दुग्ध उत्पादकों के लिए। और ये कहता है कि 2.5 लाख दुग्ध उत्पादक परिवारों को 1 लाख तक का ब्याज मुक्त अल्पकालिक ऋण देना है। 1 लाख तक का ब्याज मुक्त अल्पकालिक ऋण के लिए है 2.5 लाख दुग्ध। और इसका 150 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है इस स्कीम के लिए। 150 करोड़ का बजट है। 1 लाख तक का ब्याज मुक्त अल्पकालिक ऋण दिया जाता है। और एक ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, डेयरी, पशुधन संरक्षण से जुड़े परिवारों को सहयोग मिला है इससे। अगला है बीमा। फसल बीमा योजना की आप बात कर लीजिए। फसल बीमा योजना हम सब जानते हैं कि 18 फरवरी 2016 से प्रारंभ हुई थी। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? जैसे ये हो जाएगा RB और ये 16 को हम P लिखते हैं, RB। मतलब ये जो है 2016 करीब से शुरू हो गया था। और इसमें है कि अगर फसल को कोई नुकसान होता है तो आपको कुछ पैसा मिलता है उसके बदले। तो यही है। इसमें कौन कौन सी फसलें हैं? इसमें खाद्यान्न फसलें भी हैं, इसमें तिलहन भी है, वाणिज्यिक फसलें भी हैं। इनको शामिल किया गया है। केंद्र द्वारा सारथी प्लेटफॉर्म भी इसी से रिलेटेड है, तो ये ध्यान रखना है। सारथी प्लेटफॉर्म भी इससे रिलेटेड है। ठीक है, इसमें खरीफ की जो फसल है उसके लिए प्रीमियम राशि 2% रखी गई है, रबी के लिए 1.5% और वाणिज्यिक के लिए 5%। और राज्य में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान शुरू किया गया है 2 से 29 फरवरी 2024 में। और ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कृषकों को बीमा पॉलिसी वितरण करना था। प्रीमियम राशि का जो हिस्सा था वो 50-50 होगा। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य है वहाँ पे पूरा प्रीमियम कौन दे रहा है? सेंटर दे, मतलब पूरा जो पैसा है वो केंद्र ही देगा। ठीक है, उसके बाद में संचालन कौन कर रहा है? इसका कंपनी है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। और योजना में किसानों के लिए शामिल होना स्वैच्छिक कर दिया है 2020 के बाद से। आप स्वैच्छिक हो, आप शामिल हो या ना हो, उसके पहले कंपलसरी था। वर्ष 2025-26 के लिए रुपए 1918 करोड़ का बजट प्रावधान है। सतत कृषि और बागवानी पद्धति को प्रोत्साहन, तो इन मतलब बागवानी के लिए 1918 करोड़ का हमने बजट का प्रावधान रखा था दिसंबर 2025-26 में। 26 का जो बजट है उसमें कितना है? 1918 करोड़। 19 और 18 करोड़ का बजट प्रावधान है। ठीक है, तो बागवानी मिशन आया है हमारे यहाँ पे। कितने जिलों में चलाया जा रहा है? 41 जिलों में चलाया जा रहा है। और इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों सहयोग से ये चलाया जा रहा है। और इसमें क्या क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए कुछ चीजें दी गई है। इसके तहत प्रदेश में देखो ये सारी चीजें हैं। तो मुझे नहीं लगता इतना डेटा, आपको हर कोई डेटा याद करना है, तो ये डेटा याद नहीं करना, बस ये इतने सारे काम किए जाएंगे। आप देख लो, उद्योग की स्थापना की जाएगी, ग्रीन हाउस का विकास किया जाएगा, शेड नेट, प्लास्टिक मल्चिंग, वर्मी कंपोस्ट, प्याज भंडारण सुविधाएं, जल संचयन की संरचना, इतने काम बागवानी मिशन के अंतर्गत किए जाएंगे। और आगामी वर्ष 4,000 कृषकों को 200 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। किसके लिए? ग्रीन हाउस के लिए। आपको बस इतना ध्यान रखना है, 4,000 कृषकों को 200 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, तो इतना सा ध्यान रखना है बस। 4,000 कृषकों को 200 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। किसके लिए? ग्रीन हाउस के लिए, उन्नत तकनीक के ग्रीन हाउस के लिए। और एक और है 500 सोलर क्रॉप ड्रायर अनुदान उपलब्ध करवाए जाएंगे किसानों को। 500 सोलर क्रॉप ड्रायर, क्रॉप ड्रायर है,
उद्यानिकी उत्पादों की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए ये 500 सोलर क्रॉप डायर अनुदान 2026-27 में, और 26-27 में एक और चीज है कि 4000 हेक्टेयर क्षेत्र पे जो है मसाले का विस्तार किया जाएगा। मसाला फसलें कितने पे? 4000 हेक्टेयर पर, 4000 हेक्टेयर। अगर देखिए राष्ट्रीय बंबू मिशन है हमारा, ये सेक्टर्ड स्कीम है, और इसमें क्या है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में आपको बांस के पौधे लगाने हैं, और कितने पौधे लगाने हैं? 100 लाख का इसमें बजट का प्रावधान किया गया है, उसमें से 93 लाख को हमने स्वीकृति दे दी है ना। ये 25-26 में किया गया था ये बजट का प्रावधान, और वही है कि लघु नर्सरियों के माध्यम से विकास किया जाएगा, और इसमें कौशल विकास प्रशिक्षण और सेमिनार वगैरह भी आयोजित किए जाएंगे। तो राष्ट्रीय बंबू मिशन हो गया। एग्रो फॉरेस्ट्री योजना, एग्रो फॉरेस्ट्री योजना में क्या है? एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री में देखो आपको 3 स्थानों पर है ना स्थापित करनी है। 4 उच्च तकनीकी वाली नर्सरियां 3 स्थानों पर स्थापित की जा रही है इसमें, ठीक है। तो नर्सरी पौधों के उत्पादन का प्रावधान है। तो कितना है एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए पौधे तैयार करने हैं? तो कहाँ कहाँ पे? जोधपुर में, एक तो जोधपुर हो गया, दूसरा पाली, और तीसरा कोटा। यहाँ पे उच्च तकनीकी नर्सरियों की स्थापना की जाएगी, जोधपुर, पाली, कोटा में, है ना। तो इसका आपको अगर ट्रिक बना सकते हो तो ठीक है, नहीं बना रहे हो तो आप ध्यान ही रखना, जोधपुर में, पाली में और कोटा में यहाँ पे नर्सरियों की स्थापना की जाएगी। तो अगला है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में देखो केंद्र और राज्य 60-40 है, जबकि हमने इसके पहले देखा था फसल बीमा योजना थी, उसमें 50-50 था, और ये 2007-8 में शुरू हुई है। और इसमें यही है कि कृषि के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाना है, खजूर की खेती को बढ़ावा देना है, एनएचएम से वंचित जिलों में उद्यानिकी विकास करना है, और ये शहरी क्षेत्रों में सब्जी क्लस्टर विकसित करना है। ये सारी चीजें है। इसके कार्य क्या है? तो कार्य वही है, उत्कृष्टता केंद्र को मतलब मजबूत करना है। अब कुछ दे रखा है कि 425 करोड़ का आवंटन किया था, 333 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं, मतलब 80%, 79% के आसपास ये खर्च हो गया है यहाँ पे जो भी फंड आवंटन करा था इस योजना में, ठीक है। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का हमने 80% जो है चीजें यहाँ पे खर्च कर दी है। और अब क्या करा है हमने 2026-27 में हमें कुछ उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है, जैसे अलवर, अलवर में क्या बनाएंगे हम? प्याज बनाएंगे। श्रीगंगानगर में क्या है? किन्नू का है, और बांसवाड़ा में आम का है, ठीक है। आम का है, बांसवाड़ा में है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में ऑर्गेनिक फूड मार्केट, ऑर्गेनिक फूड मार्केट लगाया जाएगा कहाँ पे? जोधपुर, कोटा, उदयपुर में। बजट 2026-27 में है ये भी, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फूड मार्केट कहाँ लगाए जाएंगे? जोधपुर, कोटा और उदयपुर में, ठीक है। आम जन को जैविक कृषि उत्पाद उपलब्ध करवाना। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही ठीक है, उसके बाद में हम कुछ और पढ़ेंगे फिर।